हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस सीरीज की लास्ट एपिसोड में हमने ताकेमिची और उसकी पूरी टीम को देखा था, जो बॉस मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए फोर्सफुली समन कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर नागोसी के हिसाब से वो लोग अभी बॉस रूम में थे। ताकेमिची को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। तभी जो बॉस मॉन्स्टर था हमें वो दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी थी और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। वो उन लोगों के ऊपर हम देखते हैं अपनी पावर को शो करता है और काफी ज्यादा प्रेशर भी महसूस कराता है। इस चीज को देखने के बाद ताकेमिची कहने लगता है, क्या ये यहाँ पर सच में बॉस रूम है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी उन सभी लोगों के पास एक विंडोज पॉपअप होती है, जिसमें बताते हैं एक फोर्सफुल टेलीपोर्टेशन का यूज करने के बाद तुम लोगों को कंफर्म कर दिया जाता है कि तुम लोगों को अब बॉस रूम में बॉस से फाइट होने वाली है। इस चीज को देखने के बाद ताकेमिची कहने लगता है, सीरियसली इसका मतलब तो यही है जो यहाँ पर मास्टर है इस मैजिक टॉवर का, वो अभी हमारे सामने मौजूद है। हमें बताते हैं जो मॉन्स्टर था वो ऑर्क एम्परर होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी साइज का होने के कारण बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। हम देखते हैं वो एक जंप के साथ सीधे उनके ऊपर फाइट करने के लिए आ जाता है और उन सभी के ऊपर एक जोरदार अपने वेपन की मदद से स्लैम देता है। सभी लोग उस चीज को डॉज कर लेते हैं, लेकिन ताकेमिची सोच रहा था कि ये बॉस मॉन्स्टर है, ये काफी ज्यादा पूरी तरीके से डिफरेंट लेवल है। जितने भी मॉन्स्टर्स को हमने अभी तक झेला है, मेरे अलावा किसी के पास भी इतने ज्यादा इनफ स्ट्रेंथ नहीं है जो कि इस मॉन्स्टर से लड़ सके। हम इस मॉन्स्टर के साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते। जो माना और यूरी थी वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। ताकेमिची नागोसी से पीछे हट जाने के लिए कहता है कि वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें हेड ऑन फाइट नहीं करनी चाहिए। लेकिन नागोसी कहता है कि तुम्हें ज्यादा बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं किड, तुम्हें यहाँ पर पीछे रहना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। और वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ था, लेकिन तब भी वो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था और ताकेमिची से पीछे हट जाने के लिए कहता है। ताकेमिची उसे बताने की कोशिश करता है, भले ही मैं मारा जाऊं लेकिन मैं तो अपनी इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल का यूज करने के कारण फिर से जिंदा हो सकता हूं। लेकिन तभी हम नागोसी को देखते हैं, वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और अपने सभी साथियों से एक साथ फाइट करने के लिए कहता है और वो तीनों मिलकर बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फाइट कर देते हैं। ताकेमिची उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी टीम का एक बंदा बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फाइट करने के लिए चला जाता है। वो दोनों मिलकर फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड देख होते हैं। वो कहने लगते हैं, आखिरकार मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने उस मॉन्स्टर के ऊपर हिट किया था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई भी यहाँ असर नहीं हुआ। वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। तभी बॉस मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। हम नागोसी को देखते हैं, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज कर रहा था और कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। मैं एक यहाँ पर डोमिनेटर हूँ, जो कि डोमिनेटर नागोसी सामा मुझे जाना जाता है। वो अपनी काफी ज्यादा पावर को यूज करता है और अपनी शील्ड की पावर के साथ मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है। लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी नहीं था। मॉन्स्टर अपने वेपन के एक ही अटैक के साथ हम देखते हैं नागोसी को यहाँ पर खत्म कर देता है। हमें बताते हैं वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अटैक नागोसी की जो शील्ड होती है इतनी पावरफुल शील्ड उसे तोड़ते हुए और उसे इंजर्ड करते हुए वो सीधा निकल जाता है। हम आगे देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ताकेमिची और यूरी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। वो सोचने लगता है कि जो शील्ड थी वो हर प्रकार के अटैकों को डॉज कर सकती थी, लेकिन आखिरकार मैं कैसे मारा सका। नागोसी अपनी आखिरी सांस में इसी बारे में सोच रहा था कि जो शील्ड है आखिरकार उसने कोई भी जो डिफेंस है उसे क्रिएट क्यों नहीं किया। तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे जो स्टेट्स हैं वो काफी ज्यादा इनसफिशियंट है। इसी कारण से जो एबिलिटीज है एग्निस मैगसिस की, जो कि शील्ड का नाम है, वो एक्टिवेट नहीं की जा सकती। और हम देखते हैं इस वजह से नागोसी मारा जा सकता है, मारा जा चुका था। तभी ताकेमिची चिल्लाता है नागोसी से। उसके जो दोनों साथी थे वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुके थे। वो अभी बॉस मॉन्स्टर के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तभी ताकेमिची उनसे कहता है कि तुम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। वो बंदा पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है, हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर अपने एक ही स्ट्राइक से उन दोनों बंदों को भी मार देता है। वो दोनों बंदे भी मारे जा चुके थे। ताकेमिची काफी ज्यादा बेबस हो जाता है और रोते हुए, और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो कहने लगता है, डैम इट, आखिरकार ये चीजें कैसे हो चुकी। हम देखते हैं अब ताकेमिची, माना और यूरी ही बचे थे। बॉस मॉन्स्टर उनके पास में आने लगता है। माना कहने लगते हैं हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो दोनों ही काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती हैं हाँ हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि जो गेट था वो मैजिक सीलिंग एरे की मदद से बंद कर दिया जाता है। वो कहने लगते हैं हम तो यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते, हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, क्या हम यहीं पर मरने वाले हैं। यूरी काफी ज्यादा डर जाती है और रोने भी लगती है। आगे हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो माना और यूरी के ऊपर अटैक कर देता है। यूरी काफी ज्यादा डर जाती है, इसी कारण से वह अपने आंखों को भी बंद कर लेती है। लेकिन तभी जो बॉस मॉन्स्टर का अटैक था उसे कोई रोक लेता है, और वो और कोई नहीं बल्कि ताकेमिची था। इस बात को देखने के बाद माना और यूरी दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। ताकेमिची कहने लगता है अब मैं
तो किसी और को भी मरने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। वो कहता है आपसे यहाँ पर और कोई भी नहीं मरने वाला, मैं इस चीज के लिए कसम खाता हूँ। और वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड लग रहा था, वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। वो कहता है भले ही मैं कई बार मर जाऊं लेकिन मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा। तभी हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो ताकेमिची के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। ताकेमिची उसे डिफेंड करते हुए उससे हेड ऑन फाइट नहीं ले रहा था, बल्कि उसके अटैकों को डॉज कर कर उसे थोड़ा इंजर्ड कर कर वो भाग जाता है और फिर से दोबारा आकर बॉस मॉन्स्टर को अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं ताकेमिची भी इन अटैकों के कारण काफी ज्यादा इंजर्ड होते जा रहा था। वो कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इसके अटैकों को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वो अपनी स्पीड डैश टेक्निक का यूज करता है और मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। उनके बीच में अच्छी फाइट चल रही थी। तभी हम माना और यूरी को देखते हैं, वो कहने लगती है आखिरकार क्या चल रहा है। जो ताकेमिची है वो जो फाइनल बॉस है उससे अकेले ही वन ऑन वन में फाइट कर रहा है, वो भी अच्छी टक्कर दे रहा है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम आगे ताकेमिची को देखते हैं, वो कहता है कि डेथ पेनाल्टी के कारण जो मेरी सारी एबिलिटी हैं वो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अभी भी मैं बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मैं काफी ज्यादा पुश बैक कर दिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने सोचा कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है टॉवर का, वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके सामने मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा इनसफिशियंट है। हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं, ताकेमिची उसे देखते हुए कहता है लेकिन स्टिल मैं कितना भी पावरफुल हो जाऊं, लेकिन बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन वो कहता है कोई भी जरूरत नहीं, सबसे पहले मुझे तुम्हारा जो स्टेमिना है उसे खत्म करने के बारे में सोचना होगा, जिसके बाद में तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। भले ही मैं इसके लिए 10 बार क्यों ना मारा जाऊं, लेकिन मेरे स्टेट्स बढ़ने के बाद मैं तुम्हें आज जरूर से मार के रहूंगा। और उनके बीच में फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं ऐसे ही फाइट करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और ऐसे ही हम देखते हैं ताकेमिची के जो लिमिट टाइम था वो खत्म हो जाता है। वो कहने लगता है कि अब जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा कम चुकी है और मेरी जो स्टेमिना है वो खत्म होने वाला है। लेकिन तभी बॉस मॉन्स्टर इस चीज का फायदा उठा लेता है और ताकेमिची को वहीं में मार देता है। जो माना और यूरी थी वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। सिस्टम बताता है ताकेमिची तुम मारे जा चुके हो, इसी कारण से तुम्हारी जो एजिलिटी है वो पहले डिबफ होती है, लेकिन इन्वर्जन के कारण उसकी 55 प्लस यहाँ पर एजिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। वो कहने लगता है मैं हमेशा से यहाँ पर फिर से खड़ा होता रहूंगा जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ पर कम्प्लीटली डिफिकल्ट मतलब कि यहाँ पर डिफीट नहीं कर देता। हम देखते हैं वो फिर से रिवाइव हो जाता है। माना और यूरी कहने लगते हैं ये इसकी इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल है। तभी यूरी कहती है जब ये अपनी इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल का यूज करता है तो यहाँ पर एक ट्रिगर होता है जो कि सिग्निफिकेंट किसी भी एट्रीब्यूट को नेगेटिव इफेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो ताकेमिची है आखिरकार अभी भी इस तरीके से फाइट कैसे कर पा रहा है। जो उसकी फाइटिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा स्टेबल है और उसे देखकर नहीं लग रहा कि उसकी जो पावर है वो कभी से की कमा दी गई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जो उसकी पावर है वो बढ़ती जा रही है। वो फिर से मारा जाता है, लेकिन इन्वर्जन के कारण उसका जो रेजिस्टेंस है वो 20+ बढ़ जाता है। वो कहता है नहीं, अभी जो मुझे यहाँ पर जरूरत है वो इस चीज की नहीं है। तभी उसको मर जाने के बाद फिर से उसकी HP 320 पॉइंट को बढ़ा दी जाती है। वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी और की जरूरत है। वो बॉस मॉन्स्टर से फाइट करता जाता है और उसकी डेथ पेनल्टी मरने के बाद काफी ज्यादा बढ़ती जाती है। वो कहता है अगर मुझे यहाँ पर मेरे एनिमी पे अगर अच्छा अटैक करने वाला है तो मुझे अभी यहाँ पर अटैक पावर की जरूरत है। वो दोबारा से मारा जाता है। वो कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, मरने का जो पेन है वो काफी ज्यादा पेनफुल होता है। वो कहने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा होते जाऊंगा, लेकिन बट फाइनली मुझे जिस चीज की जरूरत थी, जो स्टेट की मुझे जरूरत थी वो मिल चुका है। हमें बताते हैं उसे इन्वर्जन के कारण जो अटैक टेक्निक होती है उसे 140+ पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। वो कहते हैं ना केवल यही बल्कि जो यहाँ पर जैकपॉट है वो मुझे लग चुका है, क्योंकि स्टेट्स मेरे काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। 140+ की अटैक पावर काफी ज्यादा होती है। वो फिर से यहाँ पर रिवाइव होने वाला था, लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है कि बार बार मरने के कारण तुम्हारी जो प्रोफिशिएंसी इनफाइनाइट रिवाइवल में बढ़ जाती है। इसी कारण से तुम्हारी एक एबिलिटी जो अनलॉक हो चुकी है और उसका नाम हमें स्पेसिफिक रिस्पॉन पॉइंट बताते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब भी वो रिवाइव होने वाला था वो एक पॉइंट पे, वो भी अपने 3 मीटर के रेडियस के अंदर एक अपने मर्जी से कहीं पर रिवाइव हो सकता है। उस चीज को देखने के बाद ताकेमिची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका टाइम रिवाइव होने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं भाई अपनी उसी टेक्निक का यूज करता है और बॉस मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। वो कहता है कि अब ये मेरी बारी है, तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। आगे हमें सिस्टम बताता है कि जो ताकेमिची की न्यू स्किल है जो कि डेस्टिनेशन ऑफ रिवाइवल पॉइंट को एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर सकती है। वो यहाँ पर किसी भी 3 मीटर के अंदर टारगेट को अपनी मर्जी के हिसाब से लोकेट करने के लिए पॉसिबिलिटीज देती है। वो कहने लगता है ये जो न्यू एबिलिटी है वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। वो कहने लगता है अगर फ्यूचर में प्रोबेबली ये मुझे यहाँ पर किसी चीज से स्टक करने के लिए बचा देगी। जैसे कि वो एग्जांपल के तौर पे बताता है कि एक लावा पॉइंट में वो अगर गिरकर मारा जाता है, लेकिन भाई अपने रिवाइवल
स्किल की मदद से फिर से उसी प्लेस पर रिवाइव हो सकता है, लेकिन इस कारण से वो बार बार रिवाइव होने के कारण फिर से लावा पॉइंट में ही गिरेगा और वो फिर से मारा जाएगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा और जो कि काफी मुझे पेन देने वाला है। मर के फिर से जिंदा होने में वो बताता है, लेकिन अगर मेरी न्यू टेक्निक की मदद से मैं अपनी जो लोकेशन है रिवाइव होने की उसे बदल सकता हूँ, इस कारण से मैं उस लूप होल को जो कि मुझे डेथ करने के लिए मिल रहा था मैं उससे एस्केप कर सकता हूँ। लेकिन वो कहता है हाउएवर अगर मैं अभी बैटल फील्ड में होता हूँ तो मैं इस टेक्निक का यूज जो अपोनेंट है उसके ब्लाइंड स्पॉट पे करने वाला हूँ, ताकि उसे इस चीज के बारे में पता भी ना चले और मैं उसके ऊपर अटैक कर दूं। वो ऐसा ही करता है, वो उसके ऊपर एक फाइनली काफी ज्यादा जोरदार अटैक करता है। आगे माना और यूरी को देखते हैं। माना कहने लगती है आखिरकार वो एक ही मूवमेंट में इतने ज्यादा स्पीड के साथ कैसे गायब हो चुका है। ताकेमिची सोचने लगता है अच्छा तो इन लोगों को ये सारी चीजें इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। वो बॉस मॉन्स्टर्स के ऊपर फाइट करते जा रहा था। बॉस मॉन्स्टर को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो मेरे पीछे अचानक से कैसे आ जाता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो भी ताकेमिची के ऊपर अटैक करता है और उनके बीच में फिर से फाइट होने लगती है, लेकिन इस बार ताकेमिची अच्छी फाइट दे रहा था। ताकेमिची आगे कहता है नागोशी और वो सारे के सारे लोग, मुझे पता है वो सारे के सारे लोग कमीने थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मरना डिजर्व नहीं करते थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उन लोगों को इतना ज्यादा कमीना होने के बाद भी उन्हें मर जाना चाहिए। वो बताने लगता है कि बॉस मॉन्स्टर के टावर के जो मास्टर है उसे डिफीट करने के बाद मेरे जो हाथ है वो एक यूनिक आइटम में पड़ने वाले थे, लेकिन मैं अभी उसी चीज के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। मैं ज्यादातर इसी एक ही चीज को डिजायर करता हूँ, वो है कि मैं अभी तुमको यहाँ पर जरूर से मारूंगा, तुम्हारी मौत तो यहाँ पर पक्की है। और वह बॉस मॉन्स्टर के साथ काफी देर तक फाइट करने लगता है। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि पहले की तरह ताकेमिची उसके अटैकों को डॉज करने के बाद फिर से अटैक किया करता था। अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया, बल्कि वो बॉस को मॉन्स्टर के अटैकों को रोकने के बाद उससे हेड ऑन फाइट लेने लगा था। वो इस चीज से काफी ज्यादा शॉक था। ताकेमिची उसके हैंड पे चढ़ने के बाद एक पावरफुल अटैक क्रिएट करता है और उसे बहुत ही जोरदार इंजर करता है। हमें बताते हैं इस कारण से वो पीछे गिर जाता है और मारा जाता है। जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। आगे ताकेमिची कहने लगता है कि फाइनली ये यहाँ पर एंड हो चुका है। सिस्टम हमें बताता है कि तुमने मैजिक टावर के मास्टर को डिफीट कर दिया है, इस कारण से जो इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड था वो तुम्हारे जो यूनिक पीस ऑफ इक्विपमेंट और मैजिक स्टोन है वो सेफली तुम्हारे जो इन्वेंटरी है उसमें पड़ा दिए गए हैं। वो कहता है कि जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तब भी मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा खुशी नहीं हो रही। तभी जो यूरी थी उसे पीछे से आकर हक कर लेती है। वो कहती है ताकेमिची ये तो भगवान का शुक्रिया है कि तुम अभी भी ठीक हो। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। तभी उसे यहाँ पर याद आता है कि उसने ऐसा कुछ कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो काफी ज्यादा शर्माते हुए पीछे हट जाती है और कहती है मुझे यहाँ पर माफ कर देना। वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। तभी माना वहाँ पर आ जाती है। ताकेमिची उसे देखता है। वो कहने लगते हैं ताकेमिची तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बॉस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं किया होता तो हम लोग सारे के सारे लोग, मैं, यूरी और तुम तीनों लोग यहाँ पर मारे जाने वाले थे। लेकिन तुम्हारा जो फाइटिंग करने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा रेकलेस था। इस तरीके से तुमने अपने आप को बार बार, एक बार नहीं कई बार सेक्रीफाइस किया। मुझे तो देखने में ही वो काफी ज्यादा पेनफुल लग रहा था। और तुम्हें किस तरीके की फीलिंग आई होगी। वो उससे माफी मांगती है। वो कहने लगते हैं हमें सेव करने के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और इतने ज्यादा पेन से गुजरना पड़ा। लेकिन ताकेमिची उसके सर पे पैट करता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इस चीज से देखने पर मजबूर कर दिया था। तुम लोग बल्कि मुझे यहाँ पर माफ कर दो। लेकिन वो आराम से कहता है कि वो काफी ज्यादा हॉरिबल फीलिंग थी। वो बताता है अगर मैं यहाँ पर कई बार भी मारा जाता, लेकिन मैं हर बार फिर से जिंदा तो होने वाला हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँ अगर तो वो यहाँ पर फिर से मारकर जो रिवाइव होना है वो लिटरली यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइंटफुल है। वो कहता है कि ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है। वो काफी ज्यादा चल रहा था वो सीरियसली। वो कहता है कि मैं कभी भी फिर से मरना नहीं चाहता। जो माना थी वो उसी को यहाँ पर अजीब तरीके से देखने लगती है। वो कहती है हाँ तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही हो यहाँ पर। तो आगे ताकेमिची कहता है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो चुके मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। मैं अपनी पूरे बेस्ट यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ कि ताकि मैं दोबारा यहाँ पर ना मर सकूं। जो माना और यूरी थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो सभी लोग यहाँ पर खुश हो ही रहे थे। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक टाइप की चीजें आने लगते हैं। उन लोगों के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो मैजिक टावर है वो क्लियर हो चुकी है, इसीलिए तुम लोगों को 10 सेकंड के अंदर जो टावर है उससे बाहर निकल जाना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर डिसअपियर होने वाली है। वो सभी लोग इसके लिए खुश भी लग रहे थे। तभी जो यहाँ पर यूरी होती है वो कहने लगती है मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद जो टावर होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ताकेमिची आगे कहता है कि हमें यहाँ पर आउटसाइड जरूर से मिलना चाहिए और वह एक दूसरे से
से गुड बाय करने के बाद जाने लगते हैं। लेकिन ताकेमिची जाते हुए नागोशी और उसकी टीम को भी देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम लोगों को जरूर से याद रखूंगा। वह उन लोगों को गुड बाय करने के बाद वो भी बाहर आ जाता है। हम देखते हैं जो मैजिक टॉवर है वो डिसअपियर होने लगता है। तभी हमें एक प्लेस पर एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहने लगता है जो हॉर्मिस टॉवर था मैंने सुना है वो कॉन्कर कर लिया। वह बताती है भले ही वो जो टॉवर है वो अभी आधा ही कंप्लीट हुआ था, वो पूरा कंप्लीट ना होने के कारण भी किसी ने उसे कॉन्कर कर लिया। उसका मतलब इससे था कि एक टॉवर के अंदर जो 10 फ्लोर्स होते हैं वो मौजूद थे, लेकिन उस टॉवर के अंदर भी सिर्फ 5 फ्लोर्स मौजूद थे और जो 5th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर था वो ही उस टॉवर का मास्टर होने वाला था। उसके साथ में जो उसका असिस्टेंट है पर बंदा होता है वो कहने लगता है डायरेक्टर जो आपने कहा वो सही में है, हमने इस चीज को कंफर्म कर लिया है जो कि हार्मिस टॉवर है वो डिसअपियर हो चुका है। और ये बात यहाँ पर सही है। डिटेल्स रिपोर्ट के मुद्दे उसे आने में कुछ टाइम लगेगा। जो लड़की थी वो इसी चीज को देख रही थी। वो कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वो कहता है ये चीज मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। हम देखते हैं वो लड़की भी यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत थी। आगे हमें ताकेमिची दिखाया जाता है। वहां पर और भी ज्यादा लोग मौजूद थे। ताकेमिची बाहर आ चुका था। लोग कह रहे थे जरा यहाँ पर देखो तो ये क्या हो रहा है। जो मैजिक टॉवर हार्मिस है वो लिटरली यहाँ पर डिसअपियर हो चुका है। जो ताकेमिची है वो भी देखता है। वो देख पाता है जो टॉवर है वो डिसअपियर हो चुका था, मतलब कि उसकी प्रोसेस चल ही रही थी। वो उसी चीज को देखता है और वो कहने लगता है कि मैंने इस चीज को यहाँ पर कॉन्कर कर लिया। वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तभी कोई कहता है कि जो हॉर्मिस टॉवर है वो कॉन्कर कर लिया गया था। भले ही उसे 5th फ्लोर होने के कारण कॉन्कर नहीं करना था, लेकिन वो फिर भी किसी ने कॉन्कर कर लिया। ताकेमिची बातों को सुन रहा था। कोई कहता है क्या किसी स्ट्रॉन्ग मास्टर ने यहाँ पर बॉस को टेक डाउन कर लिया। लेकिन हम ताकेमिची को देखते हैं वो मन में सोच रहा था अगर मैं लोगों से कहूंगा कि जो बॉस को मैंने डिफीट किया जो कि मैं हूँ ताकेमिची यासुटो, क्या कोई यहाँ पर विश्वास करने वाला है। वो कहता है अगर इस टॉवर की रेड के दौरान अगर कोई भी यहाँ पर कैजुअलिटी नहीं होने वाली थी मैं हैप्पीली सभी लोगों को अनाउंस कर देता कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुए हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। वो बताने लगता है मैजिक टॉवर को मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्कर किया है, इस कारण से मेरी जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन सबसे जो मेन बात है जो मेरा सेल्फ कॉम्पिटिशन कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो बताने लगता है मुझे इस चीज के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए और मुझे इसे किसी को भी बताने की कोई भी जरूरत नहीं। मुझे सबसे पहले इस चीज को सीक्रेट रखना चाहिए कि मैंने ही यहाँ पर जो बॉस है उसे डिफीट किया है, नहीं तो अगर मैं किसी को बताता हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वो कहती है मुझे क्वाइटली यहाँ पर निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जो माना और यूरी थी वो वहीं पर मौजूद थी और ताकेमिची को देख लेती हैं। वो कहने लगता है ये रहा ताकेमिची। वो यहाँ पर जोर से चिल्लाती है। ताकेमिची भी न चाहते हुए यहाँ पर रुक जाता है। माना और यूरी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उसके पास आ जाती है और माना तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो कहने लगते हैं ताकेमिची जल्दी से हमें बताओ बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद आखिरकार तुम्हें किस लेवल का यूनिक इक्विपमेंट है वो मिला है। लेकिन ताकेमिची उनको चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या पागल हो। हम देखते हैं जो सारे लोग मौजूद थे वो उनकी बातों को यहाँ पर सुन लेते हैं और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लोग कहने लगते हैं यहाँ से तो हो ही नहीं सकता कि जिसने टॉवर को यहाँ पर कॉन्कर किया है वो ये लोग होने वाले हैं। वो सबसे ज्यादा तो शॉक्ड इस बात से थे कि उसे ताकेमिची ने यहाँ पर कॉन्कर किया है। उन सभी लोगों को पता था कि ताकेमिची ने एक यहाँ पर जो गार्बेज स्किल है उसे खरीद रखा था। वो कहने लगता है डेफिनेटली मुझे पता है कि जो इसकी स्किल है इनफाइनाइट रिवाइवल है, लेकिन कार ये बंदा यहाँ पर हॉर्मिस का डोमिनेटर कैसे हो सकता है। जो ताकेमिची था उसे पता था यही होने वाला है, इसीलिए वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माना और यूनी ने उसका सारा काम बिगाड़ दिया। वो काफी ज्यादा ऑकवर्डली हंस रहा था और आगे हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और एक प्लेस पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर ताकेमिची और माना और यूरी दोनों ही मौजूद थे। ताकेमिची कहता है कि फाइनली हम उन लोगों से यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, उन्होंने काफी ज्यादा फस क्रिएट कर दिया था। हमें बताते हैं कि कुछ लोग थे जो उससे जेलसी महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार तुमने उसे मारने के लिए किस तरीके का मैजिक वेपन को यूज किया था, आखिर तुमने मॉन्स्टर को किस तरीके से डिफीट कर दिया। और कोई बंदे तो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहोगे, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी माना को हम देखते हैं वो ताकेमिची के पास आती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो चुकी थी। वो किंडा यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट तरीके से कह रही थी। ताकेमिची उसी को देखता है। तभी यूरी कहने लगती है ताकेमिची तुमने यहाँ पर मैजिक टॉवर को बॉस को हरा दिया है, इस कारण से अब तुम एक डोमिनेटर बन चुके हो जो कि हार्मिस टॉवर के हो। तो हम लोग इस चीज में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते कि तुम्हें यहाँ पर पीपल के बीच में सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी हो। ताकेमिची कहने लगता है डोमिनेटर एक टॉवर का। वो कहने लगता है ये फीलिंग काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। भले ही मैं यहाँ पर रिसेंटली मैं यहाँ पर एक वीकलिंग चैलेंजर हुआ करता था, लेकिन अगर मैं देखूं तो मैंने जो यहाँ पर उस स्टोन को खरीदा था जिसने मुझे इनफाइनाइट रिवाइवल नाम की स्किल दी थी, उसे यहाँ पर खरीदना मेरे लिए कोई भी गलती नहीं थी। वो दोनों ही इसी बारे में भी सोचने लगती हैं
तभी यहाँ पर जो यूरी थी वो कहने लगती है, अगर मैं कहूँ कि जो तुम्हारी स्किल्स है इनफाइनाइट रिवाइवल, उसमें तो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है जो तुम्हें यहाँ पर मरने के बाद मिलता है, क्या ये यहाँ पर कोई भी चीज नहीं थी। वो बताने लगता है, आखिरकार तुम इस स्किल को इतनी ज्यादा अच्छे से यूज कैसे कर सकते हो, मैंने देखा था कि तुम्हारी फाइट के दौरान हर बार मरने के बाद पावर बढ़ती जा रही थी, जबकि जो स्किल का इफेक्ट है वो उल्टा होता है। ताकि मिची यहाँ पर उन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो सोचने लगता है, आखिरकार मैं इन्हें इन्वर्जन के बारे में कैसे बताऊं। वो कहने लगता है, नहीं, आखिर मैं इस चीज को कहाँ से स्टार्ट करने वाला था। वो कहने लगती है कि यूरी कहने लगती है, ताकिमिची मैं तुम्हें यहाँ पर कॉर्नर करके इस चीज के बारे में पूछना नहीं चाहती थी, मैं तो बस यहाँ पर क्यूरियस थी, बस इसीलिए। अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं बताना चाहते तो मैं आंसर देने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो तुम इसे नहीं दे सकते। ताकिमिची कहता है, ये अच्छी बात है। वो कहता है, वैसे भी इन लोगों को बताने में इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी छुपा लेता है। तभी जो माना थी वो कहने लगती है कि हमें एक्सप्लेनेशन है वो इसे यहाँ पर बाहर में जाने देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तुमने यहाँ पर किस इक्विपमेंट को बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद तुम्हें मिला है। वो फिर से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ताकिमिची कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा क्रेजी महसूस कर रही हो उस स्टफ के लिए, लेकिन तभी भाई अपनी इन्वेंटरी से उस इक्विपमेंट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भाई कहने लगता है, मैं अपने जो इन्वेंटरी है उसे ओपन नहीं कर पा रहा। वो लोग कहते हैं, ये इसलिए क्योंकि हम अभी मैजिक टावर के आउटसाइड में मौजूद है। तभी हमें नरेटर बताता है, फंडामेंटली जो विंडोज है वो बाहर ओपन नहीं की जा सकती, और उसे ओपन करने के लिए किसी भी बंदे को टावर के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर तुम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीजों को यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टेट्स हो गए, स्किल्स हो गए, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैजिक टावर सारी चीजें हैं वो मैजिक टावर के अंदर ही लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि जो सिस्टम है उन्हें बाहर इन चीजों को यहाँ यूज करने से मना कर देता है, क्योंकि जो यहाँ पर चैलेंजर होते हैं वो नॉर्मल सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर वो बाहर यूज कर पाते हैं तो जो नॉर्मल सोसाइटी है वो काफी ज्यादा क्योटिक होने वाली है। लेकिन हाउएवर यहाँ पर एक चीज एक्सेप्शन है कि एक यहाँ पर आउटसाइड टावर के एक प्लेस मौजूद है जहाँ पर जो सारे चैलेंजर है वो अपनी पावर को मैजिक टावर के आउटसाइड भी यूज कर सकते हैं, और हमें बताते हैं वो होने वाले है मैजिक टावर की साइड। वो लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं। उस प्लेस पर पहुंचने के बाद जो ताकिमिची था उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। वो बताता है कि हॉर्मिस मैजिक टावर का साइट, ये यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ फीलिंग है जो मैजिक टावर की साइट है। मैंने इस चीज को पहले कभी भी नहीं देखा था। वो तीनों लोग उसी प्लेस पर मौजूद थे। वो कहने लगता है कि मैं इस प्लेस से कभी भी यूज टू नहीं हो पाता, लेकिन भाई अपनी इन्वेंटरी को यूज करने के बाद उस आइटम को बाहर निकालने के देखता है, लेकिन जो माना और यूरी थी वो उससे काफी ज्यादा चिपक जाती है और देखने लगती है कि आखिरकार कौन सा इक्विपमेंट निकलने वाला है। ताकिमिची बताने लगता है कि जो यहाँ पर मुझे इक्विपमेंट कॉन्कर करने के लिए मिला है उसका नेम जो है हम इन्वेंटरी के अंदर देखते हैं, उसका नाम फोर्स एमुनेस था, जो कि एक शॉर्ट टाइप की वेपन होती है। वह उसे बाहर निकालने लगता है। उस कारण से वहां पर काफी ज्यादा पावर मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं, एक लाइट निकलती है और जो वेपन था वो स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए वहां पर हो जाता है। उसे देखकर वो कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जैसे ही ताकिमिची उस चीज को इक्विप करता है उसी की तरीके से जो यूनिक वेपन था वो ग्लो करने लगता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी और वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड भी था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। यूरी कहती है तो बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए और जो टावर को क्लियर करने के लिए इस तरीके के जो यूनिक आइटम का रिवॉर्ड है वो दिया जाता है, जिसका नाम फोर्स एमुनेस बताया जाता है। वो सारे लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। आगे ताकिमिची उससे कुछ स्विंग को यूज करता है। वो कहने लगता है ये स्वॉर्ड है जो काफी ज्यादा लाइट वेट है और इसे यूज करना भी काफी ज्यादा अच्छा है। मैं इसे अगले जो मैजिक टावर है उसे यूज करने के लिए और अपने कॉन्क्वेस्ट को पूरा करने के लिए यूज करने वाला हूँ हम। लेकिन तभी देखते हैं जो यूरी थी वो थोड़ा उदास सी हो जाती है और माना उसे यहाँ पर देख लेती है। तभी वो हंसती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए जाती है और ताकिमिची से कहने लगती है हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो अपनी टीम है वो टुगेदर बना ले और नेक्स्ट टाइम भी जब हम जाने वाले हैं तो हम साथ में जा सकते हैं। इस चीज को सुनने के बाद जो यूरी थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी चिल्लाते हुए कहती है कि मैं भी यहाँ पर जाने वाली हूँ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद वो दोनों ही थे वो रिएक्ट नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यूरी थी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो कहने लगते हैं ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो। माना कहती है हाँ हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। और जो ताकिमिची होता है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं कहता। वो कहती है जो यूरी थी वो कहती है क्या मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। लेकिन ताकिमिची कहता है कि श्योरली तुम हमारे साथ चल सकती हो, वैसे भी हम ऑलरेडी क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं। वो कहते हैं हाँ हम लोग इस साथ को साथ में कंप्लीट करने वाले हैं और दोनों ही काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तभी जो माना थी वो ताकिमिची को देखती है। ताकिमिची कहता है अब क्या हो गया। लेकिन तभी जो माना थी उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। ताकिमिची काफी ज्यादा शर्मा जाता है। माना कहती है अब हम नेक्स्ट टाइम पे जो टावर है वो किस टावर को यहाँ पर कॉन्कर करने के लिए जाने वाले हैं
जो कि बिल्कुल हॉर्मेस के सिमिलर स्किल के समान हो, जो ज्यादा डिफिकल्ट ना होने वाला हो। और मैं भी कि हम इससे बिकर टावर के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन यूरी मना कर देती है। वो कहने लगती है हम उसी अभी नहीं जा सकते, ना ही हम उस चीज को कॉन्कर कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन जो माना थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कहने लगती है हमें यहाँ पर जियोस को चैलेंज करना चाहिए। लेकिन ताकेमिची शांत था, इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन जो माना और यूरी थी वो अपने ही बात में लगी हुई थी। लेकिन ताकेमिची कहता है एक्चुअली, तो वो दोनों उसकी बातों को सुनने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि हॉर्मेस को लीव करने के बाद एक प्लेस यहाँ पर मौजूद है जो मैं अभी जाना चाहता हूँ। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहा था। जो यहाँ दोनों लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कहाँ जाना चाहते हो। वो कहने लगता है मैं टोक्यो जाना चाहता हूँ। वो दोनों यहाँ पर सुनी रही थी। ताकेमिची बताता है कि मैं मैनेजमेंट ब्यूरो को चैलेंज करने वाला हूँ जो कि टोक्यो में मौजूद है। वो दोनों ही इस चीज से काफी ज्यादा शॉक थी और काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी लग रही थी। वो कहने लगती है मैनेजमेंट ब्यूरो, ये तो यहाँ पर एक कोई मैजिक टावर भी नहीं है। वो बताने लगता है जो मैनेजमेंट ब्यूरो है तुम्हें पता है, वो लोग जो मैजिक स्टोन और बाकी के जो स्टफ्स होते हैं उन्हें कहीं ज्यादा प्राइस में परचेज करते हैं, ना केवल जो मैजिक टावर के लोग हैं वो सस्ते प्राइस को परचेज करते हैं। हमें काफी ज्यादा यहाँ पर पैसा बनने वाला है। इस चीज से वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। ताकेमिची को अलग नजरिए से देखने लगती हैं। ताकेमिची कहता है तो मैं इसलिए अपने आइटम और मनी को एक्सचेंज करने के लिए टोक्यो मैनेजमेंट ब्यूरो जाना चाहता हूँ। ये तो बस इसलिए क्योंकि मैंने जब अपने स्टोन स्टाइप इनफाइनाइट रिवाइवल को परचेज किया था, उस कारण से मैं काफी ज्यादा करीब हो जाता हूँ और मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जो माना और यूरी थी वो उसे अजीब तरीके से अभी भी देखे जा रही थी। उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। आगे हमें टोक्यो चैलेंजर मैनेजमेंट ब्यूरो दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा शानदार और बड़ी बिल्डिंग होती है। हमें बताते हैं जो मैनेजमेंट ब्यूरो है वो गवर्नमेंट के ऑपरेट किए जाती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवेंचर को सपोर्ट करने के लिए एम करती है। और इस मैनेजमेंट ब्यूरो के जरिए पूरे यहाँ पर वर्ल्ड में जो हर एक मैजिक टावर की जो रियल टाइम अपडेट है वो यहाँ से प्रोवाइड करा जा सकती है। जो सारे इन्फॉर्मेशन है वो तुम यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर जो मैजिक टावर के स्टोन, वेपन्स और बाकी की जो फेयर चीजें होती हैं उन्हें अच्छे से प्राइस में तुम मतलब कि बेच और खरीद सकते हो। हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो ऑफन आते ही रहते हैं जो अपने मैजिक टावर के आइटम्स कुछ खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट ब्यूरो है वो साथ साथ उन्हें हाई वैल्यू कंडक्ट कराता है। साथ ही में वो एक ऐसे प्लेस पर बना हुआ है जहाँ पर मैजिक टावर मौजूद था। इस कारण से सभी लोग अपनी पावर का भी यूज कर सकते हैं और उस प्लेस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है चैलेंजर की पावर को यूज करने के लिए। और ये कि यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो जाती है। वो कहते हैं नेक्स्ट फेज, जो मैंने यहाँ पर टावर को क्लियर किया था, ना केवल उसे यूनिक आइटम वेपन मुझे मिला है बल्कि बहुत सारे मैजिक स्टोन भी वहाँ पर मौजूद है। मैं तो बस यही सोचकर वहाँ पर जा रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा पैसा बनाने के लिए मिलेगा। तभी हम देखते हैं ताकेमिची वहाँ पर पहुँच जाता है। एक बंदे ने अपने सामान को मतलब कि चेंज करने के बाद पहुंचते यहाँ पर चेंज कर लिए थे। तभी जो लड़की रिसेप्शनिस्ट पे मौजूद होती है वो थी वेलकम। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, अपनी जो एक्सचेंज है मैजिक स्टोन के बदले वो करना चाहते हो या फिर वेपन और इक्विपमेंट को खरीदना यहाँ पर बेचना चाहते हो। वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव कर रही थी। ताकेमिची कहता है हाँ। तभी वो इन्वेंट्री में देखता है कि मैंने तो ये देखा ही नहीं, आखिरकार हमें यहाँ पर टावर को क्लियर करने के लिए कितने ज्यादा मैजिक स्टोन मिले हैं। वो मैजिक स्टोन के अंदर देखता है और कहता है इस बार मुझे कितने ज्यादा मैजिक स्टोन मिले हैं। वो उन सभी को बाहर निकालता है। जो रिसेप्शनिस्ट होती वो इतने ज्यादा मैजिक स्टोन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ताकेमिची भी यहाँ पर शॉक्ड था। वो स्टोन क्योंकि उसने सडनली यहाँ पर उसके सामने निकाल दिए थे, उसमें से एक स्टोन उसके सिर पर जाकर लगता है। हम देखते हैं ताकेमिची भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो सोचने लगता है क्या पहले से ही यहाँ पर किसी भी डंजन को क्लियर करने के लिए इतने ज्यादा मैजिक स्टोन दिए जाते थे। वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। बाकी के जो सारे लोग थे वो भी इसी साइड देखने लगते हैं क्योंकि ताकेमिची के पास बहुत ज्यादा स्टोन मौजूद थे। एक जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहने लगती है देन हमें जो एक्सचेंज प्रोसेस है क्या हम उसे चालू कर सकते हैं। ताकेमिची कहने लगता है ये काफी ज्यादा, इसे देखकर समझ में आ सकता है कि वो इतने ज्यादा स्टोन को देखने के बाद काफी ज्यादा चार्म हो चुकी है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो ताकेमिची कहता है कि अब तुम यहाँ पर सीरियस हो, जो डेप्थ है उसे तो यहाँ पर छोड़ दियो, मैं काफी ज्यादा पैसे वाला बन चुका हूँ। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड के साथ खुश भी लग रहा था, उसके पास काफी ज्यादा पैसे मौजूद थे। तभी ताकेमिची माना और यूरी के पास आ जाता है और कहता है कि हम इन पैसे को यहाँ पर किसके लिए यूज करने वाले हैं। यूरी कहती है प्रोबेबली तुम्हें जो रेकलेस स्पेंडिंग है उसे अवॉइड करना चाहिए। और जो माना थी वो कहती है हाँ मैं भी इससे यहाँ पर एग्री हूँ। तभी वो उसके पास चली जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए वरना तुम फिर से यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग करने के कारण फिर से डेप्थ में जा सकते हो और ये चीजें काफी ज्यादा ऑफल होने वाली हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लेकिन ताकेमिची कहता है कि मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ। हम देखते हैं उसके मन में बहुत सारी चीजों को खरीदने के बारे में ख्याल आ रहे थे। लेकिन तभी हमें वहाँ पर वही लड़की दिखाई जाती है जो कुछ देर पहले दिखाई दी गई थी, जैसे मैजिक टावर डिसअपीयरेंस होने के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि ये सारी चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वो कहने लगती है मैंने तुम्हें यहाँ पर फाउंड कर लिया, लेकिन इस वजह से जो ताकेमिची था उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड और घबरा जाता है। हम देखते हैं जो लड़की वहाँ पर खड़ी हुई थी उसके पास से काफी ज्यादा मैजिक पावर रिलीज हो रही थी। वो कहने लगता है मैंने सुना था कि तुम मैजिक टावर मतलब कि मैजिक ब्यूरो में यहाँ पर आए थे, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर
ऊपर आ चुकी हूँ। तभी ताकेमिची थोड़ा शांत होता है और कहने लगता है तुम कौन हो। तो वो बताती है मैं मैजिक टावर प्लेस की जो मैनेजमेंट ब्यूरो है उसकी जो चीफ है टोक्यो चैलेंजर मैनेजमेंट ब्यूरो की, वो बताती है मेरा नाम यहाँ पर रेडियो फ्योने है, तो हमें से रेडो ही बुलाएंगे। इनके नाम काफी ज्यादा अजीब होते हैं। ताकेमिची कहने लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर सकता हूँ और तुम्हें मुझसे यहाँ पर क्या मैटर है। वो कहने लगती है क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ले सकती हूँ, जो कि यहाँ पर हार्मिस टावर का एक डोमिनेटर है ताकेमिची यसुतो। वो उसके पास काफी ज्यादा पास में आ जाती है। आगे ताकेमिची कहता है कि रेडियो फ्यूना, आखिरकार इसका जो नेम है वो मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी नरेटर हमें बताता है कि मैनेजमेंट ब्यूरो के अंदर जो सारे लोग गैदर होते हैं वो सारे के सारे चैलेंजर ही होते हैं, लेकिन उनमें से जो रेडियो फ्यूना है वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर के समान है, क्योंकि उन लोगों में से जो रेडियो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो बताते हैं कि जो मैनेजमेंट ब्यूरो है शायद उसने उसे स्कॉट कर लिया है। आखिरकार उसने 3 मैजिक टावर को अकेले ही चैलेंज करने के बाद कॉन्करर भी किया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। वो बताते हैं वो उसे हमने ब्यूरो के बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के भी अंदर देखा है, जो कि पूरी सिटी में तुम कहीं पर भी देख सकते हो। ऐसा लगता है कि उसके चेहरे को पूरी सिटी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसे नहीं जानता होगा। लेकिन हम आगे रेडियो को देखते हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। तो ताकेमिची कहता है तो जो मैनेजमेंट ब्यूरो की प्रेसिडेंट है वो आखिरकार मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। वो बताती सबसे पहले मैं तुम्हारे मुंह से यहाँ पर जानना चाहती हूँ आखिरकार तुमने सडनली मैजिक टावर हार्मिस को क्यों कॉन्कर कर लिया। और जिसके बाद बताती है वो सेकंड यह है कि मैं खुद से यहाँ पर तुम्हें वेरीफाई करना चाहती हूँ कि जो तुमने यहाँ पर किया है क्या तुमने सच में जो हार्मिस टावर है उसे कॉन्कर कर लिया। मैं तुम्हारी जो पावर है जो न्यू डोमिनेटर की पावर है उसे यूज मतलब कि उसे वेरीफाई करना चाहती हूँ। हम देखते हैं वो लोग कहीं पर जाने लगते और इस बीच में जो ताकेमिची होता है वो रेडियो को सारी बातें बता देता है। वो कहने लगता है तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम एक ट्रैप में फंस जाते हो जो तुम्हें सीधा बॉस रूम के अंदर ले जाती है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें जो चैलेंजर्स हैं उन सभी को यहाँ पर देना होगा ताकि वो बहुत सी ज्यादा कैजुअलिटी को बाहर बचा सकें। वो कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमें इस चीज के लिए बचाने के लिए। और बाकी के जो डोमिनेटर नागोसी और उसकी पार्टी थी उसके जो फैमिली मेंबर्स को हमारा जो मैनेजमेंट है वो कांटेक्ट करके उनको सारी की सारी चीजों को बता देगा। लेकिन हम ताकेमिची को देखते हैं वो काफी ज्यादा सैड फील कर रहा था इस चीज को। रेडो भी देख लेती है। वो कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा अनकॉमन है पीपल को अपनी लाइफ को चैलेंजर के दौरान मैजिक टावर में खो देना, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम कुछ भी कहो ये काफी ज्यादा पेनफुल तो है और इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा काम है, इसे करते रहना चाहिए। लेकिन हम ताकेमिची को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस कर रहा था। वो कहने लग अभी तक हम सभी से कहते आए हैं कि यहाँ पर इस चीज में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन नागोसी और बाकी सारे लोगों को मरे हुए देखना यहाँ पर काफी ज्यादा पेनफुल है और वह रोने लगता है। तभी हम देखते हैं भाई लोग एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। हमें बताते हैं कि जो यहाँ पर मैनेजमेंट ब्यूरो होता है वो इसके जो ट्रेनिंग रूम था उसके अंदर पहुंच जाते हैं। जो रेडियो होती है वो कुछ करने लगते हैं। वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग रूम को देख रहे थे। तभी जो रेडियो थी वो ताकेमिची को कुछ फेंक कर देती है। हमें बताते हैं वह उसे पकड़ लेने लगता है। वो एक स्वॉर्ड होती है। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा डल हो चुकी है और आखिरकार तुमने मुझसे यहाँ पर क्या कहा। वो बताने लगता है कि मैनेजमेंट ब्यूरो की ट्रेनिंग के लिए दौरान हम इसी को यूज करते हैं और तुम्हें भी इसी को करना होगा। वह बताती है स्टार्टिंग से हम तुम्हारी जो पावर है उसे टेस्ट करने वाले हैं। और वो दोनों ही यहाँ पर फाइटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। जो रेडियो थी वो कहती है मैं तुम्हें अपने आप से फाइट करने के लिए अलाउ करती हूँ और वह ताकेमिची से खुद ही फाइट करने वाली थी। वो भी एक स्वॉर्ड को यूज करने लगती है। वो कहती है तुम्हारी जो ट्रू पावर है डोमिनेटर की उसे ट्रूली अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ ऑफ ब्यूरो के होने के कारण उसे उठानी होगी। लेकिन हम ताकेमिची को देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। वो कहने लगता है तुम्हें देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इस चीज को यहाँ पर रिफ्यूज भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी माना है यहाँ पर बीच में बोलने लगती है और कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर तुम्हें इसे करना ही है तो तुम्हें इस तरीके से कहना चाहिए ब्यूरो चीफ मैं तुम्हें यहाँ पर उड़ते हुए वापस फेंक दूंगा। तुम्हें इस तरीके की जो एनर्जी है उसे यूज करना चाहिए। ताकि तुझे मिची यहाँ पे थोड़ा हंस रहा होता है। वो कहता है ऑफ कोर्स ये तो कहना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अगर मैं यही करने ही वाला हूँ तो मुझे अपनी पूरा पावर है उसका यूज करना होगा और मैं इस फाइट को सीरियसली लेने वाला हूँ। जो रेडियो होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो। ताकेमिची भी मान जाता है और वो दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आने लगते हैं। ताकेमिची सोचने लगता है कि जो मेरी अपोनेंट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ ऑफ मैनेजमेंट ब्यूरो है, लेकिन मैं भी यहाँ पर एक मैंने टावर को डिफीट किया। इस कारण से जितना भी तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा जो अपोनेंट टफ है मैं उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर टफ होने वाला हूँ और मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कहीं आगे निकलने भी वाला हूँ। हम देखते हैं जो रेडियो थी वो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाती है।
और उनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन तभी वो रीडो जो होती है वो ताकेमिची के सामने से अचानक गायब हो जाती है और एकदम से उसके सामने अपीयर हो जाती है। इस चीज को ताकेमिची काफी देर में सोच पाता है। वो अपने स्वॉर्ड को अटैक को करती है, लेकिन ताकेमिची इन दी लास्ट मूवमेंट पे उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड भी था। जो रीडो थी बहुत ही काम तरीके से उसके साथ फाइट कर रही थी। वो बहुत सारे जो ब्लोज थे उसे एक्सचेंज करते हैं। हम साफ साफ देख पा रहे थे जो ताकेमिची था उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगता है कि जो रीडो है वो तो काफी ज्यादा फास्ट है, और हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोचता है और एक जंप लगाने के बाद पीछे आ जाता है। लेकिन भाई एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड था। जो रीडो थी वो अचानक से उसके पीछे अपीयर हो जाती। वो इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो बहुत ही स्पीड के साथ पीछे मुड़कर उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जो ताकेमिची होता है वो बहुत दूर आकर गिरता है। वो यहाँ पर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है ये ओवरवॉल्मिंग पावर, ये काफी ज्यादा कम्प्लीटली डिफरेंस है। वो कहने लगता है कि मैंने एक बॉस को डिफीट किया, वो भी कई बार यहाँ पर मरने के बाद, लेकिन जो लड़की है जो रीडो है उसने यहाँ पर इस जैसे जो 3 टावर है उसे यहाँ पर कर कॉन्कर किया था। वो भी उसने एक भी बार यहाँ पर मरी नहीं थी। उसकी जो पावर है डोमिनेटर के तौर पर वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो सोचने लगता कि नहीं नहीं रुको, आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं वो बंदा नहीं था जो फ्रस्ट्रेटेड था। वो कहने लगता है कि अगर मैं बार बार यहाँ पर मारा जाता हूँ तो ये तो मेरी एबिलिटी होने वाली है, आखिरकार मैं इस चीज के लिए अपसेट यहाँ पर क्यों हो रहा हूँ। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और कहता है कि ये हम दोनों के बीच की जो एबिलिटी और एजिलिटी है उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। वह बताता है मैं उसके अगेंस्ट में कभी भी डिफेंडिंग करने के बाद नहीं जीत सकता, तो ऐसा क्यों नहीं करता, मैं इस चीज का एडवांटेज उठाने के बाद उसके ऊपर क्यों ना अटैक कर दूं। हम देखते हैं रीडो उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आ जाती है और ताकेमिची सोचने लगता है कि उससे डिस्टेंस बनाकर रखना, मेरी जो डेथ है उसे बचाना कंफर्म नहीं कर देता। वो कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसी चीज को यूज करने वाला हूँ। जो रीडो तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि ताकेमिची काफी ज्यादा एक्साइटिंग तरीके से अब उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। वो इस बार डिफेंड नहीं कर रहा था, बल्कि ताकेमिची रीडो से यहाँ पर हेड ऑन फाइट लेने के बारे में सोचता था। और इस चीज को देखने के बाद जो रीडो की उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। ताकेमिची इसी मौके का फायदा उठाने के वो कहता है मैं तुमसे यहाँ पर फास्टर हो गया और रीडो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन रीडो बड़ी ही उसके सारे अटैकों को डॉज कर लेती है। ताकेमिची काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन तभी रीडो उसके ऊपर एक और अटैक को कर देती है। ताकेमिची को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो रीडो थी वो कहने लगती है ये अनएक्सपेक्टेड था। हम देखते हैं ताकेमिची काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। वो कहने लगता है अगर कोई यहाँ पर एक रेगुलर पर्सन या पर मॉन्स्टर होता तो तुम बड़ी आसानी से उसे अभी तक मार देती। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? उन दोनों की फाइट यहाँ पर चली रही थी। रीडो उसकी सारी बातों को सुन रही थी। ताकेमिची कहता है अगर तुम यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेट ना करती तो ये हमारी जो फाइट है वो अभी तक एंड हो जाती। वो उन फाइट को यहाँ पर कंटिन्यू करके रखे थे। लेकिन ताकेमिची कहता है भले ही तुम्हें लग रहा हो कि मैं यहाँ पर डिफरेंसलेस हूँ, तो इस चीज की तुम्हें यहाँ पर हेजिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम अपनी पूरी पावर से और अपनी स्वॉर्ड की मदद से मुझे अटैक कर सकती हो। और मैं यहाँ पर इस चीज को नहीं सोच रहा था कि तुम मुझ पर यहाँ पर काइंड हो रही हो। जो रीडो थी उसको कुछ भी आंसर नहीं देती। तभी ताकेमिची कहने लगता है ये यहाँ पर तुमने जब हेजिटेट किया था ये कोई काइंडनेस नहीं थी, ये तो तुम्हारा यहाँ पर एक्टिंग का तरीका था। जिस तरीके से मैंने अचानक से एक्टिंग की, मैं अपने जो फाइटिंग स्टाइल है उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, जो कि तुम यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और जो तुम्हारे हैंड होते हैं वो सडनली फ्रोज कर जाते हैं क्योंकि तुम्हारी इंस्टिंक्ट के कारण। वो कहता है भले ही तुमने यहाँ पर कुछ भी रीजन हो, लेकिन इस वजह से मुझे एक चांस और एक जो रीजन मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट रिवाइवल मौजूद है, तो इसे मरने के बारे में मुझे सोचने की कोई भी जरूरत नहीं और ना ही मुझे किसी चीज को हेजिटेट करने के बारे की जरूरत। इसलिए वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी यहाँ पर फेयरली फाइट नहीं कर सकता। वो दोनों फिर से यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। ताकेमिची काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो कहने लगता है आखिरकार अगर मैं इसे यहाँ पर नहीं करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास मतलब कि जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है उसके पास कोई भी चांस नहीं होगा तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्गर बनने से जीतने के लिए। लेकिन आगे हम रीडो को देखते हैं। वो कहने लगते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन, मैंने यहाँ पर रिपोर्ट को रिसीव किया था जो कि इनफाइनाइट रिवाइवल पर मौजूद थी। वो बताता है कि एक पर्सन एंडलेसली यहाँ पर रिटर्न से वापस आ सकता है और इसके बाद में मैं भी वो यहाँ पर मौत के काफी ज्यादा करीब बिना कुछ डरे यहाँ पर उसके आसपास जा सकता है। वो अभी भी फाइट किए जा रहे थे और वो जो ताकेमिची होता है वो भी इसे इस बार अच्छी टक्कर दे रहा था। वो कहने लगता है उसके पास एक बहुत ही ज्यादा फेयर सम एबिलिटी है, भले ही तुम्हारे पास कोई भी स्किल क्यों ना मौजूद हो, मैं एक बार हेजिटेट कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करने में दूसरी बार हेजिटेट नहीं करने वाली। उसे एक जोरदार शॉट पड़ती है। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा हर्ट करता है, लेकिन वह तुरंत ही अपने आप को संभाल लेता है और कहता है ये काफी ज्यादा हर्ट करने के बाद लेकिन ये कुछ भी नहीं है जब मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ। और वह यहाँ पर रीडो के ऊपर अपनी शॉट को रख देता है। उसकी शॉट बिल्कुल सामने ही मौजूद थी और वो थोड़ा यहाँ पर मुस्कुराती है।
वो कहती है कि मैं तुम्हारी जो पावर है उसे अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ और अपने स्वॉर्ड को फिर से रख लेती है। वो कहने लगती है मैंने इस बार जो अपनी हार है उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी जो पीछे मुड़कर देखती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जो ताकेमिची था वो यहाँ पर काफी ज्यादा टायर्ड होने के कारण वहीं पर गिर जाता है और इस चीज को रीडो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ताकेमिची कुछ कहता है, वो काफी ज्यादा हालत में था। वो यहाँ पर बहुत ही आराम से और कांपते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार कौन जीतेगा और कौन नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर से दे देना। और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो सारे लोग यहाँ पर उसी को देखे जा रहे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसके मुंह से जो उसकी आत्मा निकल गई थी। यूरी और माना उसे अंदर डालने की कोशिश कर रही थी। ये काफी ज्यादा फनी लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताकेमिची को देखते हैं। वो कहता है मैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मारे जाने वाला था। हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बाद वो तो उसकी कंडीशन यहाँ पर थोड़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन उसके सामने तभी वो देखता है कि रीडो मौजूद थी। वो कहने लगती लेकिन तुम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मारे गए। उसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है इसको कहने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है बेल, हमने यहाँ पर अपनी फाइट है और मैंने तुम्हें सारी बातों को भी बता दिया। हमारा जो मैटर है वो यहाँ पर सेटल हो चुका है, इसलिए मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वो मना कर देती है। वो कहती है तुम वापस नहीं जाते, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन मतलब की कन्वर्जन है वो हमारे बीच में होने वाला है। ताकेमिची कहना लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो बताता है कि मैं यहाँ पर एक वेरीफाइड मतलब चीफ ऑफ मैनेजमेंट ब्यूरो की तरफ यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी हूँ। वो बताती है तुम्हारी जो पावर है वो काफी जो एवरेज मेंबर होते हैं उनसे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और इस वजह से मैं तुम्हें मतलब कि यहाँ पर चैलेंजर ताकेमिची युसुतो को एक यहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जो यूरी थी वो और जो माना थी वो दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं। यूरी कहने लगते हैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट, वो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजमेंट ब्यूरो के दौरान। वो दोनों ही शॉक्ड लग रही थी। माना कहने लगता है ये तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ह्यूमर ही सुना था कि उन्हें यहाँ पर एक एब्सोल्युटली अमेजिंग रिवॉर्ड देखने के लिए मिलता है जो रीडो होती है। वो कहती है रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर तुम जो कैश है वो रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा और जो अमाउंट की वैल्यू है वो तुम्हें ट्रूली सेटिस्फाई कर देगी। लेकिन तभी ताकेमिची कहता है मैं तुम्हारी चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो रिक्वेस्ट है उसकी डिटेल्स के बारे में मैं पहले जानना चाहूंगा। अभी वो बताने लगते हैं कुछ समय पहले यहाँ पर मैनेजमेंट ब्यूरो ने वेरीफाई किया है कि एक जो न्यू टावर है वो अपीयर हो चुका है और अभी के दौरान में जो उसकी एंट्रेंस है वो बंद कर दी गई है। वो कहती है ताकेमिची मैं तुम्हें से यही चाहती हूँ कि तुम उस जो टावर है उसके अंदर एंटर करो और उस टावर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। वो बताता है प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मैजिक टावर है फॉर्च्यून फोन उस टावर की एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर इंटरेस्ट कर सकती हूँ। वो कहती है ताकेमिची तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो आगे ताकेमिची कहता है कि जब कोई भी टावर यहाँ पर न्यूली अपीयर होता है क्या ये मैनेजमेंट ब्यूरो की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसे पहले इन्वेस्टिगेट कर। आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर उसके अंदर एंटर कराना क्यों चाहती हो। वो बताने लगती तो रीडो बताती हमने पहले से ही यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट ब्यूरो के जो चैलेंजर्स हैं उन्हें उसके अंदर भेजा था। इस बात से जो यहाँ पर ताकेमिची था वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुम क्या आने की क्या कोशिश कर रही हो। रीडो उसे बताती है हमने यहाँ पर 2 पार्टीज भेजी थी जो कि 5 पीपल से बिलोंग करती हैं। वो बताती है हमने टोटल 10 पीपल को उस टावर के अंदर डिस्पैच किया था। आगे वो बताती है अगर हम रिटर्नर की बात करें तो उनमें से कोई भी अभी तक सिंगल पर्सन भी वापस नहीं आया। ये काफी ज्यादा शॉकिंग डार्क ट्रूथ होता है। उस चीज को सुनने के बाद माना और यूरी दोनों ही काफी ज्यादा डर जाती हैं। वो कहती है उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। माना डरते हुए कहने लगती है स्वरली हम इस चीज को विश्वास नहीं कर सकते। तभी रीडो कहती है मैंने इसी बारे में सोचा था कि आखिरकार टावर के अंदर से कोई भी वापस कैसे नहीं आ सकता, लेकिन हमने उसके बाद उनके पीछे एक सर्चिंग टीम को भी भेजा था जिन्हें उन्होंने यहाँ पर कंफर्म किया था। बाकी जो सारे लोग हैं वो पहले से ही मारे जा चुके हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ चैलेंज जो हमने डिस्पैच किया था वो सारे लोग मारे जा चुके हैं क्योंकि हमें एंट्रेंस के दौरान उनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। टीम के दौरान हमें बताया जाता है कि वो सारे के सारे जो लोग थे वो डेस्परेटली यहाँ पर इस टावर के बाहर आना चाहते थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी भी मौजूद नहीं थी कि वो गेट से यहाँ पर बाहर आ सके। अभी ताकेमिची कहता है जरा रुको मुझे इस बारे में सोचने दो। वो बताता है कि एंट्रेंस के दौरान जो पास का एरिया होता है वो सबसे सेफेस्ट एरिया माना जाता है। मीडो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर नहीं होने चाहिए क्योंकि वो हमारे हिसाब से काफी ज्यादा सेफेस्ट एरिया होता है। लेकिन आखिरकार वो उस एरिया में यहाँ पर कैसे मारे जा सकते हैं। फर्दर मोर जो उनकी बॉडीज की चैलेंजर की बॉडीज होती है उन्हें देखकर नहीं लगता कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसे बाउंड जो कि मॉन्स्टर के द्वारा बनाए गए हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा लगता है जो उनकी डेथ का कारण है वो काफी ज्यादा अनसर्ड है। हमने यहाँ पर जो रिपोर्ट को रिसीव किया था उसके मुताबिक हमें उनकी बॉडी को यहाँ पर बाहर लेके आना चाहिए था, लेकिन मैंने जो सर्च टीम है उन्हें इमीडिएटली वापस बुला लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि कब कहाँ और कैसे हमारी जो मौत हो जाए उस टावर के अंदर हमें यहाँ पर कुछ भी सर्टन नहीं है। वो बताता है जो करंट सिचुएशन मैजिक टावर वो काफी ज्यादा डेंजरस है। ताकेमिची कहने लगता है तुम यही साथ चाहती हो कि मेरे पास इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल है, इसी के कारण से तुम मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट देना चाहती। रीडो कहती है तुम मुझे यहाँ पर गलत नहीं समझना, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है। तुम्हारी जो लाइफ उस टावर के अंदर
ढूंढने की, लेकिन वो कहती है ताकेमिची मैं इस चीज को भी अलाउ नहीं कर सकती कि जो उस मैनेजमेंट ब्यूरो के जो लोग हैं और भी ज्यादा यहाँ पर मरे। वो ताकेमिची के काफी ज्यादा पास आ जाती है। वो कहती है कि जो रिक्वायर्ड है आखिरकार तुम मेरे से के लिए इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। ताकेमिची इसी बारे में सोच रहा था, अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है मैं समझ गया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मेज टावर फोर्सी फोन दिखाया जाता है जिस टावर की वो लोग बात कर रहे थे। हमें जो फर्स्ट फ्लोर का सेफ एरिया था उसके पास दिखाया जाता है। ताकेमिची ने उस रिक्वेस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था और वो उस टावर के अंदर एंटर हो जाता है। वो कहता है तो अच्छा ये यहाँ पर फोर्सी फोन का मैजिक टावर है। उसे कुछ यहाँ पर स्मेल आती और वो गहरी सांस लेने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो चैलेंजर की डेथ का कॉज है मैं उसे जरूर से आइडेंटिफाई करके रखूंगा। मुझे यहाँ पर रिलैक्स रहने की जरूरत है और जो सारी बरीज है मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी वो सोचने लगता है जब वो मैजिक टावर के अंदर जा रहा था यूरी काफी ज्यादा रो रही थी और वो कहने लगती है ताकेमिची को तुम्हें यहाँ पर मर नहीं जाना। माना उसे काफी ज्यादा रोकती। ताकेमिची सोचता है उसने मुझे यहाँ पर बैड लक दे दिया, उसने पीछे से रोक लिया। वो कहने लगता है यूरी मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी, लेकिन बेल अभी मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उसे अपने वेपन को यूज करना चाहिए, इसीलिए वो पिछले वाले डंजन को क्लियर करने के बाद जो उसे वेपन मिला था उसी को यहाँ पर यूज करने के बारे में सोचता है जिसका नाम फोर्स एमिनोस था। हम देखते हैं वो आगे बढ़ते जाता है। सबसे पहले उसे बहुत ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिनके ऊपर वो फास्ट तरीके से अटैक करने के बाद उन्हें वहीं पर मार देता है। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा इजी स्विंग था, मुझे इसके लिए यहाँ पर कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं किया था, जो यूनिक इक्विपमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। वो कहता है अब मुझे इसकी जो यूनिक एबिलिटी है उन्हें टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन तभी हम देखते हैं जहां उसने स्केलेटन्स को मारा था उसके चारों ओर एक फॉग टाइप का क्रिएट होने लगता है जो उसे कवर करता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है ये क्या है, मुझसे दूर चले जाओ। वो कहता है आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी सिस्टम उसे कुछ देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था और कहता है अच्छा ऐसी बात, जो चैलेंजर मारे गए थे वो इस कारण से मारे गए थे। सिस्टम ने उसे यहाँ पर वार्निंग दी थी जो एबनॉर्मल कंडीशन जो कर्स ऑफ फोर्सिफोन इस टावर में मौजूद है, इस वजह से 120 सेकंड के अंदर तुम फिर से मारे जाओगे। वो कहने लगता है जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो एक डर्थ मतलब कि एक यहाँ पर जो कर्स है वो मौजूद है जिस कारण से तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से मारे जाते हो। उसका ये यहाँ पर जो रीडो का फैसला था वो सही था कि उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया इस टावर को क्लियर करने के लिए।